त्याच्यामुळे ही परिस्थिती त्या ठिकाणी येत होती। या ओबीसी आरक्षणाच्या लढाईमध्ये ज्या ज्या लोकांनी सहभाग दिलाय, ते प्रशासनाचे असो, ते आमचे ज्येष्ठ वकील असो, किंवा महाधिवक्ता असो, किंवा या ठिकाणी आपले सॉलिसिटर जनरल असो, आमचे जे काही राजकीय नेते असो, वेगवेगळ्या पक्षाचे नेते असो, या सगळ्या लोकांनी ज्यांनी ज्यांनी याच्यामध्ये सहभागिता दिली आहे, अगदी सन्माननीय भुजबळ साहेबांसहित मी सगळ्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो, सगळ्यांचे आभार मानतो। आणि आता आपला प्रश्न बहुतांशी सुटला आहे, पण हा पूर्ण सुटलेला नाहीये, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे जरी ओबीसी आरक्षण पूर्णपणे मिळालं असलं तरी 3-4 जिल्ह्यांचा प्रश्न हा गंभीर राहणारच आहे। त्या संदर्भात काही ना काही विचार आपल्याला भविष्यात करावा लागेल, तो सगळ्या पक्षांना मिळून करावा लागेल, त्याचाही विचार आम्ही करू। पण आता मात्र ओबीसी राजकीय आरक्षण हे या ठिकाणी मिळालं, त्याबद्दल मी समस्त ओबीसी समाजाचं अभिनंदन करतो। आणि ओबीसी कल्याणाचा आमचा अजेंडा, बहुजन कल्याणाचा आमचा अजेंडा आणि गरीब कल्याणाचा आमचा अजेंडा हा असाच पुढे आमच्या या महायुतीच्या सरकारमध्ये आमचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वात सुरूच राहील, एवढंच या निमित्ताने सांगतो। ओबीसी के आरक्षण को लेकर जिस तरीके से राज्य सरकार, पिछली राज्य सरकार लगातार आयोग नहीं गठित कर रही थी, आपने उसमें त्रुटि भी बताई, और इस सरकार ने ओबीसी आरक्षण दिया, कैसे देखते? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण फिर से लागू करवा लिया है। उच्चतम न्यायालय ने आज उसका फैसला दे दिया है। हमारी सरकार ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को स्वीकारा है। महाराष्ट्र में फिर से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है। 13/12/2019 को पिछली उद्धव जी की सरकार को उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि डेडिकेटेड आयोग तैयार कीजिए, एम्पिरिकल डेटा जमा कीजिए, ट्रिपल टेस्ट पूरी कीजिए और उसके बाद आप आरक्षण लागू कीजिए। 15 महीने जब उस सरकार ने कुछ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण स्थगित कर दिया। उसके बावजूद सरकार लगातार समय पास करती रही। पहले तो कमीशन नहीं बना, कमीशन बना तो उसको स्टाफ नहीं दिया, कमीशन काम नहीं कर पाया। एक फर्जी रिपोर्ट, मैं फर्जी इसलिए कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत स्ट्रिक्चर्स पास किए। इस प्रकार की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा, और उसके बाद राज्य के ओबीसी आयोग ने कहा यह रिपोर्ट हमने तैयार ही नहीं की है और हमको इस रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद लगातार हम ये कह रहे थे कि इसमें जनगणना की आवश्यकता नहीं है, ये सेंसस का विषय नहीं है, ये एम्पिरिकल डेटा का विषय है। एक साइंटिफिक स्टडी करके जो निष्कर्ष निकलते हैं, ऐसा एम्पिरिकल डेटा हमको देना है। 2 महीने में सरकार वो कर सकती है, लेकिन सरकार लगातार टालमटोल करती रही। अंत में सरकार ने बांटिया आयोग तैयार किया और हमारी सरकार के आने के बाद हमने तुरंत उस आयोग से निवेदन करके उचित समय में उसका साइंटिफिक डेटा उसको कोलेट करके, उसको क्यूरेट करके, वो जो कोई रिपोर्ट तैयार हुई, उस रिपोर्ट को हम लोगों ने सही समय पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और उस पर आज सुनवाई हुई। उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा और उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण वापस बहाल कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं, सभी ओबीसी समाज का अभिनंदन करना चाहता हूं। उनकी लड़ाई थी, हम लोग लड़ रहे थे, साथ में लड़ रहे थे, इस लड़ाई को हमने जीता है। और साथ साथ जिन लोगों ने, चाहे वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, चाहे सॉलिसिटर जनरल हो, चाहे आदरणीय नाफड़े साहब हो, या हमारे राज्य के महाधिवक्ता हो, हमारे सारे अधिकारी हो, या जो राजनेता जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है,
ऐसे सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, ज्या प्रकारे तुम्ही म्हणलं की जो शब्द तुम्ही दिला होता ओबीसीचं राजकीय आरक्षण आम्ही पुन्हा मिळवून देऊ, त्या प्रकारे तुम्ही मिळवून दिलेलं आहे. मात्र आता एक श्रेयवादाची लढाई सुरू झालेली आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी असं म्हटलेलं आहे की महाविकास आघाडी सरकारने जे प्रयत्न केले त्या प्रयत्नाला आता यश आलेलं आहे. हा महाविकास आघाडी सरकारचा विजय आहे. मला असं वाटतं की हेच शहाणपण महाविकास आघाडीला 13-12-19 आलं असतं तर 2 वर्षात झालेल्या सगळ्या निवडणुका, काही जिल्हा परिषदांच्या झाल्या, काही नगरपालिकांच्या झाल्या, काही महानगरपालिकांच्या झाल्या, ओबीसी आरक्षणाविना झाल्या. हे पाप कोणाचं आहे? महाविकास आघाडीचंच ते पाप आहे. त्यामुळे हे शहाणपण जर योग्य वेळी केलं असतं तर ही वेळच आली नसती. तथापि मी तर हे म्हणतोच की आमच्या सरकारने हे पूर्ण केलं आहे, पण मागच्या सरकारनेही त्याची सुरुवात केली असल्यामुळे निश्चित आम्हाला याच्यात श्रेय घ्यायचं नाही. आमच्याकरता श्रेयवादाची लढाई नाही. ज्याला श्रेय पाहिजे असेल त्यांनी घ्यावं. आम्हाला या गोष्टीचा आनंद आहे की आमच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण बहाल केलं आहे. तर काही महापालिकेच्या निवडणुका आधीच रद्द करण्यात आलेल्या होत्या. काही महापालिकेच्या तर प्रभाग रचना ज्या आहे अनेक ठिकाणी झालेल्या आहेत. कोविडमुळे काही आधीच महापालिकेच्या निवडणुका रद्द करण्यात आल्या. तर या सर्वांचाच मार्ग मोकळा झालाय का? त्या तांत्रिक बाबी कशा आता पद्धतीने काही तांत्रिक नाही. यापुढे जीही निवडणूक होईल, जीही, ती ग्रामपंचायत असो, ती जिल्हा परिषद असो, ती महानगरपालिका असो की ती नगरपालिका असो, प्रत्येक निवडणूक ही ओबीसी आरक्षणासहितच होईल. सर, बीएमसीचे डिलिमिटेशन व्हावं अशा पद्धतीच्या मागण्या होत आहेत. आपण सकारात्मक त्याला उत्तर दिलेलं होतं. आता त्या संदर्भात काय निर्णय घेणार? तुम्ही पुन्हा एकदा काही प्रयत्न करणार आहात? या संदर्भात आम्ही निश्चितपणे प्रयत्न करू. कारण जे काही राज्य निवडणूक आयोगाचे नियम आहेत त्या नियमाच्या पलीकडे जाऊन हे डिलिमिटेशन करण्यात आलं आहे असं आमचं मत आहे. तथापि या संदर्भात कायदेशीर काय काय आमच्यासमोर ऑप्शन्स आहेत ते ऑप्शन्स आम्ही निश्चित बघू. राज्य निवडणूक आयोगासोबत देखील आम्ही चर्चा करू आणि मग त्या संदर्भातला उचित निर्णय आम्ही घेऊ. सर, आपने जब वादा किया था कि 4 महीने में मेरी सरकार आएगी तो आरक्षण दूंगा, लेकिन तब आप बहुत ट्रोल किया गया. उस वाकई के बारे में बताइए. लगातार सोशल मीडिया देखिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है ये पूरे तरीके से मैं समझ रहा था और मेरे ध्यान में ये आ रहा था कि सरकार तत्कालीन ये बिना किसी कारण के केंद्र सरकार की ओर उंगली दिखाकर सेंसस डेटा मांग रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट डेडिकेटेड आयोग ने तैयार किया हुआ इंपेरिकल डेटा बोल रही है. इसलिए मैंने उस समय कहा था कि अगर मेरी सरकार आती है, हमारी सरकार अगर आती है तो 4 महीने में हम लोग ये आरक्षण बहाल करेंगे. ये बहुत सोच समझकर मैंने कहा था और आज वो हो रहा है. इस समय श्रेयवाद की जो लड़ाई चल रही है, लगातार अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके पीछे अपोजिशन की सरकार ने सारा काम किया. देखिए, मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर श्रेय लेना चाहते हैं तो फिर ये जो 13/12/2019 13 दिसंबर 2019 को उस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और 2 साल सरकार उस पर बैठी रही और उस बीच जिला पंचायत के चुनाव हुए, नगरपालिका के चुनाव हुए, महानगरपालिका के चुनाव हुए, सारे चुनाव बगैर आरक्षण के हुए. इसका पाप किसका है? इस पाप के भागीदारी कौन है? ये किसके कारण पाप लगा है? तो विपक्ष इस पाप को भी पहले स्वीकारे, उसके बाद श्रेय लेने की कोशिश करे. हमको श्रेय नहीं चाहिए. हमने कहा था 4 महीने में करेंगे, हमने करके दिखाया. सर, एक म्हणतात की 40% आरक्षण अपेक्षित होतं, मात्र ते